नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आपके मन में एक शंका या एक दुविधा होगी कि इस वक्त मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाए या लार्ज कैप में, क्योंकि बीच बीच में मिड कैप में एक झटका लगता है। हालांकि उसके बाद वो फिर से रिकवर करते हैं और उसी तेज़ी से चलते हैं, लेकिन बीच बीच में एक भय पैदा हो जाता है। किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई कि मिड कैप बहुत महंगे हैं, तो मन में एक डर सा हो जाता है। लार्ज कैप में निवेश ज़्यादा सुरक्षित है और ये माना जाता है कि वैल्यूएशन वाइज भी वो ठीक है। तो इस दुविधा में कि लार्ज कैप लें कि मिड कैप लें, क्या करें? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों एक साथ मिलें तो शायद बात बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ पीजीआईएम इंडिया के लार्ज एंड मिड कैप फंड की। ये एक ऐसा फंड है जो आपकी इस मुश्किल को दूर करेगा। यानी अगर आप मिड और लार्ज दोनों में लेना चाहते हैं तो इस फंड के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। वैसे भी म्यूचुअल फंड का निवेश काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आपके लिए, आपके बिहाफ पे, जो बहुत जानकार है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, वो फैसले लेता है। तो आज हम इसी फंड के बारे में बातचीत करेंगे फंड के फंड मैनेजर विनय पहाड़िया जी से। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। ये एक बिल्कुल नया फंड आपका, और इसमें जैसे कि नाम से हमें लग रहा है कि लार्ज और मिड कैप दोनों का मिश्रण आप करेंगे और इस मार्केट से भरपूर कमाई की जाएगी। तो थोड़ा फंड के बारे में बताइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक राय मुझे बाजार पे चाहिए, क्योंकि बाजार इस समय ना बड़ा गुगली मार रहा है। कभी बीच में अचानक से एक ऐसी बाहर आती है, ऐसा लगता है सब कुछ हंकी डोरी है, फिर बीच में एक झटका दे देता है, बम्प हो जाता है। क्या चल रहा है इस समय बाजार में? क्या व्यू है आप लोगों का? नमस्कार नीरज जी, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। जैसा आपने कहा, बाजार काफ़ी बम्पी है, वॉलेटाइल है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें बाजार का, वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल है और अपवर्ड स्लोपिंग है, और वो बिल्कुल हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ट्रैक कर रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उसी को ट्रैक करते हुए हमारा शेयर मार्केट भी एक ऊंचाई पे जा रहा है। ये हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, इसीलिए जनरली मार्केट अर्थव्यवस्था को ही ट्रैक करते जा रहा है। लेकिन जो बम्पीनेस आप देख रहे हैं वो हर मार्केट का एक फीचर होता है। इस मार्केट में भी कुछ चीजें हैं जिसमें निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ बबल्स भी हैं, कुछ अच्छे सेक्टर्स भी हैं, कुछ अच्छे सेगमेंट्स भी हैं। सो ओवरऑल मार्केट हेल्दी है, लेकिन बिल्कुल कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें निवेशकों को का बहुत ही केयरफुल और ध्यान रखना जरूरी है। जी, ध्यान रखना ज़रूरी है और उसी मदद के लिए ये फंड आया। तो ये जो लार्ज और मिड कैप फंड है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स को सर्व करेगा? तो ये जो फंड है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक मिश्रण है लार्ज कैप और मिड कैप का। लार्ज कैप जैसा हम जानते हैं, बड़ी कंपनियां होती है जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और जो धीरे धीरे ग्रो करती है, लेकिन पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और उसके ऑपोजिट है मिड कैप्स, जो छोटी कंपनियां होती है लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में, लेकिन उनमें ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होती है, रिटर्न की पोटेंशियल ज्यादा होती है, लेकिन उनमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है। तो जब हम इन दोनों टाइप की कंपनीज को एक फंड के अंदर मिश्रण बनाकर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो ओवरऑल आउटकम होता है वो ये है कि आपको एक रीजनेबली अच्छा रिटर्न पोटेंशियल मिलता है और आपको जो रिस्क है फंड में वो कम हो जाता है। सो एक आम निवेशक के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फंड रहता है। उसके लिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो आम निवेशक हैं, उनके लिए काफी अच्छा एक उनका आउटकम अच्छा देता है ये फंड ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो एलोकेशन किस तरह से करेंगे आप लोग इसमें? सो नीरज जी, इस फंड में रेगुलेटरी नॉर्म्स के अनुसार मिनिमम 35% फंड के जो एसेट हैं उन्हें हमें मिड कैप में इन्वेस्ट करना होता है। मिनिमम 35% ऑफ फंड एसेट्स लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होता है, और डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल हम बचे हुए जो फंड के जो एसेट्स हैं उसे हम इधर लार्ज कैप, मिड कैप या कुछ
बड़े स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से फंड का जो स्ट्रक्चर है वो निर्धारित किया गया है। ओके, इस तरह से निर्धारित किया गया। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि चूंकि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप ज़्यादा लिमिट भी ले सकें, तो क्या ये एक बेटर स्ट्रेटजी होगी इस मार्केट को देखते हुए कि आप बैलेंस आउट करें, कि थोड़ा थोड़ा जो अंडर वैल्यूड है लार्ज कैप वाले उसमें ज़्यादा पैसे डाल दें? बिल्कुल सही बात है नीरज जी। आज के मार्केट को देखते हुए हमारा हल्का सा झुकाव लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रहेगा। वहां पे हमें जो वैल्यू है वो ज्यादा नजर आ रही है, और इनफैक्ट ऐसे कई लार्ज कैप्स हैं जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था के जो जो ग्रोथ को पूरी तरह से कैप्चर कर पा रहे हैं। जो यंग जनरेशन है, जो बढ़ते हुए सेक्टर्स हैं, उनको कैप्चर कर रहे हैं, और इसीलिए हमने जो फंड के जो एसेट्स हैं उसी तरह से इन्वेस्ट करने का सोचा है कि उसकी लार्ज कैप्स में थोड़ा ज्यादा झुकाव रहेगा इस वक्त। लेकिन ये मार्केट के जो अपॉर्चुनिटीज है उसी पे निर्भर रहेगा। आज के दिन हमारा थोड़ा ज्यादा झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ रहेगा। लेकिन अच्छा विनय जी, ये मिड कैप की जो दुनिया है, ये जो पिछले 1.5 साल 2 साल से बड़ी बम्पर रैली बना रही है, क्या वाकई इसमें बहुत ज़्यादा बबल है, फ्रॉथ है, ओवरवैल्यूड है, या फिर चूंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से ये एडजस्टमेंट चल रहा है? क्योंकि ये बीच बीच में कोई आके कह देता कि नहीं नहीं बहुत महंगे हो गए, अब तो इनसे निकल जाना चाहिए, तो कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि एक झटका भी लगता है, लेकिन फिर वो उतनी तेजी से वो वापस आते हैं। तो क्या है ये कहानी? हाँ, हम बात करें नीरज जी, लॉन्ग टर्म में मिड कैप ज्यादा वॉलेटाइल क्यों रहते हैं? तो मिड कैप इसीलिए वॉलेटाइल ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये एक छोटी कंपनीज होती है, थोड़ी फास्टर ग्रोइंग कंपनीज होती है। इसीलिए मार्केट में जब थोड़ा सा प्रॉफिट एस्टिमेट्स वगैरह थोड़े भी चेंज होते हैं, तो मार्केट में इसकी जो जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी ज्यादा एम्पलीफाइड होता है, और इसीलिए मिड कैप जो कंपनीज होती है वो लार्ज कैप से ज्यादा वॉलेटाइल होती है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म में होती है। अगर हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स देखें, 5 ईयर रोलिंग या 10 ईयर रोलिंग, तो हमें एक बहुत ही क्लियर रिलेशन दिखता है शेयर प्राइस रिटर्न्स और प्रॉफिट ग्रोथ का। सो अगर प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है तो शेयर प्राइस रिटर्न्स भी ज्यादा होती है, और प्रॉफिट ग्रोथ कम है तो शेयर प्राइस का जो रिटर्न्स है वो भी कम होता है। सो इसीलिए हमें थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। जो हमने लास्ट 1 से 2 साल में जो ट्रेंड्स देखे हैं मार्केट में, वो ये है कि काफी वीकर क्वालिटी की जो कंपनीज हैं, जिसके रिटर्न्स ऑन इक्विटी वीक हैं और जिनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ वीक है, उनके जो शेयर प्राइस रिटर्न्स रहे हैं वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किए हैं उन कंपनीज को जिनके हिस्टोरिकली काफी अच्छा ग्रोथ और अच्छी क्वालिटी के बिजनेस रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क रहा है मार्केट में, और हमने अलग अलग फोरम्स पे इन्वेस्टर्स को वार्न करने की कोशिश की है कि ऐसे कंपनीज से दूर रहें जहां पे उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड वीक है, और वो साइक्लिकल क्षेत्रों में ज्यादा है, और उनके शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल आया है रिसेंटली लास्ट 1 से 2 साल में। बिल्कुल सही बात है, उनसे थोड़ा दूर रहना ही चाहिए, और इसीलिए एक काबिल फंड मैनेजर की मदद लेनी चाहिए इसमें। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो हम लोग समझ गए कि फंड का एलोकेशन कैसे होगा और किस किस तरीके की थीम और प्रीमाइस लेके आप चल रहे हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप इस वक्त मार्केट देख रहे हैं तो थीम्स कौन सी आपको पसंद आ रही हैं, आइडियाज़ क्या आपको अच्छे लग रहे हैं कि कौन सा सेक्टर बढ़िया हो सकता है जो आपको इस फंड में रखना ज़रूरी होगा? बिल्कुल। हमारा एक जो ओवरऑल फिलॉसफी है वो ये है कि हम उन कंपनीज में निवेश करेंगे जिनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हो, एवरेज से ज्यादा हो, और जिनके अंदर बिजनेस की क्वालिटी एवरेज से ज्यादा बेटर हो, और हम बिजनेस की क्वालिटी बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की कैपेबिलिटी से। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। और आज के दिन अगर हम देखें मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है, एक हेल्थ केयर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी काफी कंपनीज हैं जो रीजनेबली वैल्यूड हैं और जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। और विद इन हेल्थ केयर हमने निवेश किया है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस की कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में,
वहां पे हमें नजर आ रहा है कि कंपनीज की ग्रोथ अच्छी है। जो दूसरा सेक्टर है हमें जो अच्छा लग रहा है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के नजरिए से, वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और हाई ग्रोथ नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज। यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट काफी अंडर वैल्यू कर रहा है इस क्षेत्र की कंपनीज को, और वहां पे हमें काफी अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो अच्छा विनय जी, ये बताइए, आपने दो तीन थीम हमें समझाई। एक थीम जो बहुत दिनों से चल रही है और वो है रेलवे की थीम। रेलवे की थीम में ये कहना ठीक नहीं होगा कि बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी, कोई बात नहीं थी और स्टॉक्स हवा की तरह उड़ रहे थे, वंदे भारत की तरह चल रहे थे, क्योंकि सरकार की ओर से बड़े बड़े कैपेक्स का अनाउंस किया गया और उस काम होता हुआ हम लोगों ने देखा। तो ये एक सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर गया, बहुत ही तेज़ी से, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट यही था और बहुत कम समय में इसने बहुत मल्टीपल दिए हैं। क्या आपको लगता है कि एक बार ये थोड़ा करेक्ट हो जाए तब ये इन्वेस्टेबल होगा, या कि चूंकि इसकी विजिबिलिटी अगले 5-8 साल की दिख रही, इतने बड़े बड़े कैपेक्स किए गए हैं, इसलिए रेलवे सेक्टर भी आपकी पसंद में शामिल होगा? आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है नीरज जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेशकों को कॉशन करना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि मार्केट में कुछ सेगमेंट्स में माइक्रो बबल्स बन रहे हैं। वहां पे हमें लग रहा है कि बबल जैसी फॉर्मेशन है। शेयर प्राइस फंडामेंटल से कहीं ज्यादा अधिक तेजी से बढ़ चुके हैं। एक जो आपने बात बताई है वो है रेलवे स्टॉक्स, बट उसके अलावा भी हमने 5-6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हमें लग रहा है बबल जैसी फॉर्मेशन है, और हम निवेशकों को कॉशन करना चाहेंगे। तो एक तो जैसे कि आपने कहा रेलवेज और जनरली इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर है। अ, दूसरा है जो पुअर क्वालिटी, लो ग्रोथ और पुअर क्वालिटी की मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है, वहां पे निवेशकों को उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरी है नई जो आईपीओ की कंपनियां हैं। काफी कंपनियां ऐसी हैं जो वीकर क्वालिटी की कंपनीज है और उनके शेयर प्राइसेस काफी बढ़े हैं। सो वहां से हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, वहां पे हमने काफी बड़ा उछाल देखा है। इनफैक्ट लास्ट 1 साल में हमने पब्लिक सेक्टर इंडेक्स का जो रिटर्न है वो करीबन 80% से भी ज्यादा देखा है। वेरियस कंपनीज का जो अंडरलाइंग वर्थ है वो उसकी इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं रही है। और फाइनली हमने देखा है कि रियल एस्टेट की कंपनीज ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। वहां पे भी फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन जितना रिटर्न आया है उससे ज्यादा उतना फंडामेंटल्स का इंप्रूवमेंट नहीं है। इसीलिए वहां पे एक निवेशकों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और हो सके तो उससे दूर रहना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे विनय से कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे उनकी नज़र है जो अपने इस फंड में वो शामिल करेंगे। आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं पीजीआईएम इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, जहां दोनों तरह की कंपनियों को शामिल किया जाएगा और एक बेटर रिटर्न मिल सकता है। अगर हम एनर्जी सेक्टर देखें तो उसमें फॉसिल फ्यूल की कंपनीज ही ज़्यादा हैं, ओएमसीज हैं, ऑफशोर ऑनशोर वाली हैं, पावर सेक्टर की हैं। उसमें जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत भयानक रिटर्न दिए हैं। स्टिल अगर आप उनको वैल्यू करें, उनकी बैलेंस शीट भी जाकर लगता है अभी बहुत सस्ते हैं, तो मतलब दुगने तिगने होने के बावजूद इनमें उस तरह का फ्रॉथ नहीं आया है। लेकिन हिस्टोरिकली जब आप देखते हैं तो ये बात हजम नहीं होती कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या ये एक दुविधा का समय है कि एनर्जी सेक्टर में भी बहुत तेज़ी हुई है लेकिन अभी भी अंडर वैल्यूड लगते हैं? क्या ये सोचना ठीक है? सो नीरज जी, मेरे और हमारे ओवरऑल टीम के अनुमान से यहाँ पे क्लियरली एक फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है। यहाँ दुविधा की का स्कोप बहुत कम है। क्लियरली कंपनीज की जो जो फेयर वैल्यूज है उनमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है जितना कि मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया है। वहाँ पे काफी फॉसिल फ्यूल की कंपनीज में टर्मिनल वैल्यू का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आज के दिन इग्नोर हो रहा है, और इसी के चलते हमें लग रहा है कि बहुत सी कंपनियां इस क्षेत्र में बबल लाइक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। एब्सोल्यूट हमें कभी भी एब्सोल्यूट मल्टीपल्स को नहीं देखना चाहिए।
शेयर प्राइस का जो मल्टीपल्स है वो इससे निर्धारित होता है कि वो कंपनीज का लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इक्विटी कितना रहेगा और उसमें अंडरलाइंग ग्रोथ पोटेंशियल कितना रहता है। और उसके चलते अगर हम देखें तो काफी कंपनीज अपनी फेयर वैल्यू से ज्यादा वर्थ पे आज के दिन ट्रेड कर रही है। तो एनर्जी भी आपका नो गो इलाके में रहेगा, जहाँ पे भी थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूशन होंगे। अब एक सवाल ये बताइए कि सर इतनी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं SIPs आ रही हैं, 19,000 करोड़ पहुंच गई हैं, तो क्या फंड मैनेजर्स के सामने भी एक ये चैलेंज आता है कि भाई पैसा तो आ ही रहा है, अब इसको लगाना भी है, तो मजबूरी है कि उन्हीं सेक्टर में उन्हीं जगह जाओ, भी फिर से लगाना पड़ेगा? अब क्या करें, चूँकि कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही और मिड कैप में तो और ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ता है। तो एक ये भी आप लोगों के सामने एज ए फंड मैनेजर प्रॉब्लम रहती है कि पैसा तो आ गया, अब इसको लगाएं कैसे? उन्हीं में फिर से लगाएं तो वो महंगे ही होते जा रहे हैं। सो नीरज जी, ये एक हैप्पी सिचुएशन होती है कई बार। लेकिन आज के मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लियरली अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जो नए हैं, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंपनीज अच्छी है। इनफैक्ट पिछले 1 से 2 साल में मार्केट ने वहाँ पे ऐसी कंपनीज को अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और इसी के चलते हमें वहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और मुझे लगता है जो पैसे आ रहे हैं उसे डिप्लॉय करने में कोई भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड हम 3 to 5 ईयर का आउटलुक लें। हमें क्लियरली फ्रॉथी एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। नियर टर्म में शायद हम अंडर परफॉर्म करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही क्लियर अपॉर्चुनिटी है आउट परफॉर्मेंस की और एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर करने की। सो मुझे नहीं लगता कि आज के मार्केट में निवेश की कमी है, ऐसे सेक्टर्स की कमी है जहां पे हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर हम ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो शॉर्ट टर्म में हम अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हाँ। जो बेंचमार्क है, वो स्टेरॉइड्स पे रन कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा मुश्किल है ये। नो पॉइंट, बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने। अच्छा, एक चीज़ बताया आपने, कहा प्राइवेट बैंक्स में आप पॉजिटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन S&P की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो आई है आज, और उसमें ये कहा गया है कि उनको लगता है कि FY25 में ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ मॉडरेट होकर करीब 14% के आसपास रहनी चाहिए, उनको ऐसा लगता है। क्या ये जो अपने प्राइवेट बैंक्स हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों के सामने वो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल का दौर उनके लिए कि क्यों नहीं, जबकि सब कुछ अच्छा है फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या ये कंसर्न है क्या कि आगे जाते हुए थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट की इश्यूज हैं जो 1 आध साल में दिखेंगे हमें? नीरज जी, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें पहली बात क्लियर होना चाहिए कि परफॉर्मेंस का के मायने क्या है। हम जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, शेयर प्राइस की नहीं। सो बिजनेस परफॉर्मेंस क्लियरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी अच्छा रहा है रिसेंटली। और लास्ट 5 साल में, लास्ट 10 साल में अगर हम कोई भी पीरियड देखें, जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू अदर सम ऑफ दी अदर पीयर्स। दूसरी बात, शेयर प्राइस जो अंडर परफॉर्म किया है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए, जिनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक है, जो मार्केट में रहने की, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को सेव करके उसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। या बिल्कुल, और ये बात सही है कि बहुत मतलब एकदम ललचाने वाली अपॉर्चुनिटी है। अब ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, तो फिर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन, आपका जो फेवरेट सेक्टर जो सबसे पहले आपने बताया, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स, बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें इतना विशाल है कि उसको रिसर्च करना भी बड़ा मुश्किल काम है कि उसमें फार्मा भी है, हेल्थ केयर भी है, मेडिकल स्टोर वाली कंपनीज भी हैं, लॉजिस्टिक्स में भी जुड़ी हुई हैं। तो क्या जिन कंपनियों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर विदेशों में है, जो मतलब US FDA की गिरफ्त में रहती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी कंपनी में आ ही जाता है, तो एक बम्पी रोड बना देते हैं उनके लिए। तो डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा है आपका क्या, जैसे आपने कहा हॉस्पिटल्स में, चेन्स में, पैथोलॉजी में, इस तरफ ज़्यादा फोकस होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बताई है नीरज जी। हमारा जो एक्सपोजर लार्जली डोमेस्टिक फोकस्ड फॉर्मुलेशंस कंपनीज में है, तो अगर हम ये कंपनियों का नेचर देखें तो वो एक FMCG कंपनी की तरह ऑपरेट करती हैं।
उनका बिजनेस काफी स्टेडी है, उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा है और उनके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है बिकॉज वो न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अनऑर्गेनाइज मार्केट से शिफ्ट होकर जो डिमांड आ रही है उसको कैप्चर करने की। सो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस कंपनीज में। हॉस्पिटल्स में काफी अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है। नए एज के हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जो फोकस कर रहे हैं पेशेंट की बेनिफिट्स पर, और इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की वजह से हॉस्पिटल्स में जो एक फॉर्मल हॉस्पिटल की नेटवर्क में काफी बेनिफिट मिल रहा है। सो इन सब के चलते अगर हम देखें जो ओवरऑल सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनके अंडरलाइन जो कंपनीज है वो उनको कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, जिसके चलते निवेशकों को काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है और शेयर प्राइस में एक अच्छा पोटेंशियल बन जाता है। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग थीम है और ये डेवलपिंग थीम, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो ये थीम भी ग्रो करे क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस है और फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है पूरी इंडस्ट्री का, तो उसका फ़ायदा इसको मिलेगा। तो ये PGIM इंडिया मिड एंड लार्ज कैप फंड के बारे में हमने चर्चा की कि आपके फंड मैनेजर साहब किस तरफ नज़र बनाए हुए, किस तरह की थीम्स पे वो फोकस करेंगे, निवेश करेंगे और आपको एक बढ़िया रिटर्न मिल सकता है क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस फंड के बारे में आप पढ़िए, सारी जानकारी पब्लिक में अवेलेबल है और फंड मैनेजर से हमने बात करके आपको बताई गया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और फंड के साथ, किसी और फंड मैनेजर के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।